नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स टीटी पीटी एलटी का एक नया कोर्स लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत लंबे समय से फ़ोन कर करके मुझे परेशान कर रहे थे कि सर जल्दी सेगमेंट लेके आइए, इकोनॉमिक्स टीटी पीटी का जल्दी लेके आइए। तो दोस्तों, मैं फुर्सत में फिर लेकर के आ चुका हूं आप लोग के सामने, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो अब तो इलाहाबाद में मैं ले नहीं रहा हूँ, घर पे हूँ। तो आप लोग के जो आवश्यकता अनुसार, आप लोग के कॉल के अनुसार अब मैं फिर तैयार हो चुका हूँ और आप लोग भी तैयार हो जाइए। और दोस्तों, मैं अभी अपना पहला क्लास लेने जा रहा हूँ, जो कि ये कुछ मॉडल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस मॉडल क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को हम बताना चाहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को जब हम आपको आपके सामने रखेंगे तो आप भी तैयार होकर के एक कापी कलम लेकर के बैठ जाइए, और ताकि अपना स्कोर आप देखते रहिए कि कितने सवालों में से कितना आपका सही हो रहा है। बाकी तो मैं आपका आंसर बताता जाऊंगा, डिस्क्राइब करता जाऊंगा, उसी अनुसार आप भी कार्य करते चलिए दोस्तों। इससे आपको यह आसानी होगी कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो टीजीटी पीजीटी होने वाला है, उससे आपको आसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होता है, यह टेस्ट सीरीज देना अति आवश्यक होता है, और इसके माध्यम से हम अपना मूल्यांकन करते रहते हैं समय समय पर। तो मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही टॉपिक वाइज आपका क्लास नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे टीजीटी पीजीटी का, और इसमें हम आपके लिए नए नए करंट अपडेट होते रहेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो, सहजता से आप इस पेपर को क्रैक कर सकें दोस्तों। तो चलिए, हम आज अपने पहले सवाल से इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, खुले बाजार, जैसा कि देख रहे हैं कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का जो है ये क्वेश्चन है, और स्काई ब्लू कलर में ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले सवाल के तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल कह रहा है, खुले बाजार का परिचालन का लक्ष्य है, यानी कि खुले बाजार का परिचालन का लक्ष्य है। तो इसका दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है, और चार ऑप्शन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये टाइप करके स्क्रीन पे बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया ढंग से मैं इस पर वर्क कराया हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आपको दिक्कत होगी तो मुझे दिक्कत होगी, और मैं अपने आप को दिक्कत में लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपको भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। और कोई यदि समस्या होगी दोस्तों क्वेश्चन आंसर में, या कोई शब्दों में, या चाहे किसी भी चीज़ में त्रुटि हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, अग्रिम माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा दोस्तों, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो फिर से एक बार सवाल को रिपीट करते हैं। खुले बाजार का परिचालन का लक्ष्य है, तो इसमें ऑप्शन ए है शाखा की प्रयोग का विनिमय। दूसरा है, ऑप्शन बी कह रहा है बैंक के नगद कोष का निर्धारण। ऑप्शन सी कह रहा है स्विच परिचालन। ऑप्शन डी कह रहा है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। तो दोस्तों, चलिए मैं काउंटडाउन शुरू करता हूँ, 5 to 0, और कोशिश करिए कि 5 to 0 में आप अपना क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिए। चलिए, 5 4 3 2 1 0। तो इसका दोस्तों आप लोग ने जो चार ऑप्शन में से ए बी सी डी में कुछ आप समझे होंगे, लेकिन अब समझ लीजिए कि इसका राइट आंसर है दोस्त अपना डी। यह राइट आंसर है दोस्तों, क्या है? डी है। तो इसका थोड़ा हम आपको बता दें, थोड़ा हाइलाइटर को पेस्ट कर लें। इसका राइट आंसर होगा दोस्त डी होगा। सॉरी, क्यों नहीं चल रहा भाई, एक मिनट। हाइलाइटर पे गए, कलर पे गए, कलर चूज किए, वेट पे गए, वेट लिए। हाँ दोस्त,
अब होगा इसका राइट आंसर होगा डी। थोड़ा सा इसमें क्या है भाई, कुछ तकनीकी समस्या आ गई है, रुक जाइए इस तकनीकी समस्या को ज़रा समझ लें। ये तकनीकी समस्या क्या है। कलर पर आए, हम कलर चूज किए, पेट पे आए, पेट चूज किए, अब इसको डी। सही है दोस्तों। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, यही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। यानी कि यह उत्तर जो है आपका ये सही होगा। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है दोस्तों, रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की। फिर से सवाल को रिपीट करते हैं दोस्तों, रिकार्डो ने किसके आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अवसर लागत, दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी घटते प्रतिफल का नियम, ऑप्शन सी कह रहा है पैमाने की मितव्ययिताएं, ऑप्शन डी कह रहा है मूल्य का श्रम सिद्धांत। तो रिकार्डो ने ये मूल्य श्रम सिद्धांत के आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि हम मारेंगे किसको, डी को। अब हम चलते हैं तीसरे और नेक्स्ट सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारा दोस्तों, संपत्ति का सेवा प्रकारियों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है। फिर से सवाल को रिपीट करते हैं, संपत्ति का सेवा प्रकारियों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है। तो अब इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीयकरण, तीसरा वैश्वीकरण और चौथा निजीकरण। तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्त डी, यानी कि निजीकरण। ये जैसे सवाल से स्पष्ट रूप से पता चल जा रहा है, संपत्ति का सेवा प्रकारियों को सार्वजनिक से निजी भागीदारी में स्थानांतरित करना कहलाता है निजीकरण कहलाता है। जैसे वर्तमान में हमारे मोदी जी यह सारी चीज़ों का निजीकरण करते जा रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं। अब यह निजीकरण की जो नीति आई थी दोस्तों 1991 में आई थी, और 1991 में इस नीति को लाने वाले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय भारत सरकार के वित्त मंत्री हुआ करते थे, और बाद में ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। और इन्होंने ही 1991 में LPG नीति लाई थी, यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति लाई थी। इन्हीं के आधार पर यह निजीकरण का जो दौर शुरू हुआ, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी निजी क्षेत्रों को दी गई, जिससे कि PPP मॉडल का विकास हुआ, और इसी PPP मॉडल के विकास के आधार पर देश को आगे बढ़ाने का विकास कार्य रखा गया दोस्तों। तो चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर हमारे पास पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार होता है।
तो ऑप्शन ए कह रहा है क्षेत्र, दूसरा समय, तीसरा कारोबार का परिमाप और चौथा प्रतिस्पर्धाएं। तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा, डी ही इसका सही उत्तर होगा। अब इसमें भी हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा व अपूर्ण बाजार जो होता है, ये प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन पे ही टिका होता है और कंपटीशन के आधार पर ही बाजार की शक्तियां निर्भर करती हैं। जो बाजार में प्रतिस्पर्धा करेगा वही लंबे समय तक टिका रहेगा दोस्तों। चलिए 5वें सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 5वां सवाल कह रहा है गिफेन वस्तुएं संदर्भित हैं, गिफेन वस्तुएं संदर्भित हैं। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं, बी कह रहा है आवश्यक वस्तुएं, सी कह रहा है अव्यावहारिक वस्तुएं और डी कह रहा है अपकृष्ट वस्तुएं। तो इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों ये अपकृष्ट वस्तुएं, यही इसका राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों जो होता है ये गिफेन गुड्स जो होता है ये निकृष्ट वस्तुएं होती हैं और ये खास करके बाजार शक्तियों को भी प्रभावित करती रहती है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, एक फर्म के भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध डैश डैश है फलन है। अब इसका कह रहा है भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध फलन है। अब क्या है इसे हम देखते हैं। इसको कहा जाता है उत्पादन फलन, उपभोग फलन, निवेश फलन या मांग फलन। तो ये हमारा जो सवाल है दोस्तों ये भौतिक आगतों और भौतिक निर्गतों के बीच का संबंध कहलाता है उत्पादन फलन कहलाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादन फलन। अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। हमारा 7वां सवाल कह रहा है भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है। यह तकनीकी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छंद बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये प्रच्छंद बेरोजगारी, यानी कि ये सवाल इसका सी उत्तर इसका सही होगा। क्योंकि भारत एक क्या है, भारत एक कृषि प्रधान, ये कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में तमाम लोग कृषि कार्यों में लगे होते हैं और कृषि कार्य में जो लोग लगे रहते हैं यहाँ पर खास करके लोग देखने में तो कार्य करते हैं लेकिन उसका उत्पादन नहीं होता है। यानी कि जहाँ पर पता चला कि 2 लोग कार्य में लगना है वहाँ पर 8 लोग कार्य में लगे हुए हैं और 2 चाहे करे या फिर 8 ही करे, उत्पादन में खास अंतर नहीं होता है, उत्पादन उतना ही है, उतना ही है। तो जहाँ उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों तो वैसे ही कार्यों को प्रच्छंद बेरोजगार कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब हम टॉपिक लेके आएंगे तो वहाँ पर कायदे से पढ़ाएंगे दोस्तों। यहाँ पर भी सवाल हम लेके चले हैं तो इसको जल्दी जल्दी करें। अगला है सवाल कह रहा है मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सतोरी मांग का कुल योग कहलाता है। फिर से सवाल को रिपीट करते हैं। मुद्रा हेतु लेन देन मांग,
सतर्कता मांग और सतोरी मांग का कुल योग कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है सत्ता उद्देश्य, बी कह रहा है मुद्रा आपूर्ति, सी कह रहा है ऋण योग्य निधि और डी कह रहा है मुद्रा हेतु तरलता वरीयता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा डी होगा, यानी कि मुद्रा हेतु तरलता वरीयता, यही इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि मुद्रा हेतु लेन देन मांग, सतर्कता मांग और सतोरी मांग का कुल योग कहलाता है मुद्रा हेतु तरलता वरीयता कहलाता है। यानी कि इसमें M3 मुद्रा शामिल होती है, M3 मुद्रा शामिल होती है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की है? फिर से सवाल को रिपीट करते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त हेतु निम्नलिखित में से किसकी वकालत की है? ऑप्शन ए कह रहा है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूनतम सामूहिक त्याग का सिद्धांत, ऑप्शन सी कह रहा है न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी कह रहा है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो यह इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा। न्यूनतम करारोपण का सिद्धांत यही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमारा 10वां सवाल कर रहा है किसने लिखा है बाह्य सहायता सल्फा ड्रग के समान है, हमें आवश्यक ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसे कब प्रयोग करना है, कब रोकना है और कब हमारे पास सदैव उसके प्रभाव के उदासीन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो यह सवाल फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाइए और ऑप्शन को देख करके अपने मन में इसका सटीक आंसर ढूंढते रहिए। तब तक हम आपका टाइम पास करने के लिए और सही ज्ञान के लिए, सही समझ के लिए फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसने लिखा है बाह्य सहायता सल्फर ड्रग के समान है, हमें आवश्यक ज्ञात होना चाहिए कि हमें उसे कब प्रयोग करना है और कब रोकना है और हमारे पास सदैव उसके प्रभाव के उदासीन कार्य करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है ऑटो एक्स्टिन, ऑप्शन बी कह रहा है BKRB राव, ऑप्शन सी कह रहा है डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी कह रहा है JS मिल। तो इस 10वां सवाल का दोस्तों राइट आंसर होगा BKRB राव। BKRB राव दोस्तों इसके सही उत्तर होंगे। यहाँ पर दोस्तों BKRB राव का खास करके हमको पूरा नाम जानना अति आवश्यक है, क्योंकि ये कभी भी पूछा सकता है। तो इनका पूरा नाम दोस्तों, पूरा नाम जरा जान जाइए क्या है। इनका पूरा नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वर्दा राजा राव। तो दोस्तों यह BKRB राव जी का ये पूरा अकेले नाम है। इस नाम को आप लोग विजेंद्र कस्तूरी रंगा वर्दा राजा राव ये याद रखिएगा। ये कभी भी सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, और अक्सर BKRB राव लोग रटे रहते हैं, लेकिन इनका नाम नहीं जानते हैं और छोटे छोटे पेपरों में इनका नाम यदि पूछ दे तो लोग टाइफिस हो जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए इनका नाम रटना अति आवश्यक है दोस्तों।
क्योंकि किताबों में भी अक्सर इनका नाम BKRB राव ही शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नोट असीमित विधिक निविदाएं हैं, ये कहलाती हैं। तो ऑप्शन इसका ये है साख मुद्रा, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, ऑप्शन सी है अदृष्ट मुद्रा और ऑप्शन डी है आध्यात्मिक मुद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये अधिदृष्ट मुद्रा, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है कहलाती है। यह हमारा 12वां सवाल है। तो इस 12वां सवाल का राइट आंसर हम देखते हैं दोस्तों क्या है। कह रहा है इसका ऑप्शन अवमूल्यन, विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर और विदेशी तरलता। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है, यह है विदेशी विनिमय दर पर। ये विदेशी विनिमय दर पर दोस्तों ये क्या होती है, रूपांतरित होती रहती है। अगला हमारा जो सवाल है दोस्तों वह है, कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नमन ऋण देती है। फिर से सवाल को रिपीट करते हैं, कौन सी एजेंसी सदस्य देशों को नमन ऋण देती है। तो इसका पहला सवाल है IDA, दूसरा ऑप्शन है IMF, तीसरा है CAF, चौथा ऑप्शन है IFC। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ये IDA, इसका यही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, किसने सार्वजनिक व्यय को 2 पदों में विभाजित किया। किसने सार्वजनिक व्यय को 2 पदों में विभाजित किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर हंग डाल्टन का, प्रोफेसर एडम स्मिथ का, प्रोफेसर पिगू का, प्रोफेसर JS मिल का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोफेसर पिगू। यही प्रोफेसर पिगू सार्वजनिक व्यय को 2 पदों में विभाजित किए थे दोस्तों। ये इसका राइट आंसर होगा पिगू। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। 15वां हमारा सवाल है, उरुग्वे दौर करार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम किसकी स्थापना था। तो उरुग्वे जो दौर हुआ था दोस्तों, इस उरुग्वे दौर का जो खास अहम बात होती है यह WTO का बैठक होता है। तो इसमें जैसे हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, GATT, OECD, WTO और यूरोपीय यूनियन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों WTO का गठन, यही उरुग्वे दौर का सबसे अहम बात होता है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। हमारा 16वां सवाल है, आगे देखेंगे डैश डैश है। तो इसमें डैश डैश करके दे रहा है, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग है। तो इसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे पहले देखेंगे, फिर से समझ जाइए, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से निवल कारक आय का योग है, यानी कि GDP और GNP को इक्वल कर दे रहा है। तो GDP और GNP जब इक्वल कर रहा है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों GNP, यही ये कह रहा है, यानी कि ये GNP, ये हट जाओ, इक्वल टू GNP इक्वल टू GDP।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये जीएनपी। ये इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा 17वां सवाल है, उत्पादन प्रक्रिया में संतुलन बिंदु वहां होता है जहां, ऑप्शन जब दिया हुआ है डैश डैश करके, सीमांत लागत, सीमांत लागत बराबर सीमांत उत्पादन, सीमांत लागत बराबर औसत उत्पादन, सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, सीमांत लागत बराबर औसत आगम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम, यही इसका सही उत्तर होगा। ते भैया काहे परेशान कर रहे हो? ये तकनीकी है, तकनीकी कब क्या गड़बड़ा जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ये बार बार क्या कह रहा है? अच्छा ये दब रहा है लगता है, तो इसमें चलिए खैर कोई बात नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला सवाल हमारा कह रहा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के प्रकार निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर है? तो यह है, पहला ऑप्शन माध्य कह रहा है, माध्यिका कह रहा है, बहुलक कह रहा है और सहसंबंध कह रहा है। तो यही सहसंबंध दोस्तों राइट आंसर होगा। ये बार बार परेशान कर रहा है भैया, तो राइट आंसर क्या होगा? सहसंबंध होगा। ये जाओ तुम वापस। अब जो हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों, हमारा अगला सवाल कह रहा है, यदि दो वस्तुएं प्रतिस्थापी हैं जैसे चाय और कॉफी, तो उनके बीच अनुप्रस्थ लोचशीलता होती है। यह दोस्तों क्या होगी? नकारात्मक होगी, धनात्मक होगी, अनंत होगी या शून्य होगी? तो इस स्थिति में दोस्तों हम कहेंगे कि यहाँ पर जैसे यदि दो प्रतिस्थापी वस्तुएं हैं जैसे चाय और कॉफी, तो उनके बीच अनुप्रस्थ लोचशीलता यह हमेशा धनात्मक पाया जाएगा। क्यों? यदि चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, अब चाय पीना पसंद नहीं करेंगे, तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी बढ़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्या होगा? धनात्मक होगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला सवाल है, ये कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि और डैश दे दिया हुआ है को जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत अंतर संबंधित करता है। ये अब कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? पहला ऑप्शन कह रहा है आर्थिक विकास, दूसरा कह रहा है प्रति व्यक्ति आय, तीसरा कह रहा है जीवन स्तर और चौथा कह रहा है खाद्य आपूर्ति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये आर्थिक विकास, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो ये हमारा जो सिस्टम है बार बार कहीं से लॉकडाउन कर रहा है ये भी, तो इसमें भी कुछ विसंगतियां हमेशा टेक्नोलॉजी है तो होती रहती है। तो खैर दोस्तों इसमें बहुत घबराने की बात नहीं होती है। और इसी के साथ हम कहेंगे दोस्तों कि आप भी अपने धैर्य को बनाए रखिए और हम भी अपने धैर्य को बनाए रखें, सभी लोग मिल करके एक साथ काम करें और आगे बढ़ें।
और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने विश्वास IAS एकेडमी विथ विजय सर चैनल में, कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। और मेरा वादा है कि आप लोग अच्छे से अंकों के साथ इस टीटी पीटी को क्रैक करेंगे, और ये मेरी आपकी सफलता की सदैव कोटि कोट आपको मतलब मैं बधाई देता हूं दोस्तों, कि आप जल्द से जल्द इस 2022 के ये क्या कहते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करें, और अच्छे अच्छे अंकों के साथ आप इसको क्रैक करें दोस्तों। जय हिंद।